वेक्टर आर बाय आर क्यूब। तो बॉयट-सेवर्स लॉ हम लोगों ने सीख चुका। अब बॉयट-सेवर्स लॉ के यूज करते हुए कुछ स्पेशल केसेस का हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के रिजल्ट को डेराइव करेंगे और उस रिजल्ट को प्रॉब्लम सॉल्व करने के पर्पज से याद भी रखने। तो सबसे पहला केस हम लोग लेते हैं। अगर कोई एक करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर है, सपोज दिस इज द करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर, और कोई पॉइंट इस वायर के लाइन पे आ जाए कि व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट P ड्यू टू दिस करंट कैरिंग वायर, एंड वेयर इज दिस पॉइंट? दिस पॉइंट इज ऑन द लाइन ऑफ करंट कैरिंग वायर। राइट में आ जाए, लेफ्ट में आ जाए, कहीं ना कहीं जो करंट कैरिंग वायर है उस लाइन के बिल्कुल सामने सामने, उस लाइंस पे कहीं भी पॉइंट आ जाए तो मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे क्या होगा? तो अगर बॉयट-सेवर्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर इसमें से एक छोटा सा पोर्शन कट करें तो ये वेक्टर हो जाएंगे dl, और इस dl के रिस्पेक्ट में जो r वेक्टर हो जाएगा इधर हो गए। तो आप देख सकते हो कि dl वेक्टर एंड r वेक्टर बोथ इज पैरेलल। तो वेक्टर dl इज पैरेलल टू वेक्टर r कैप और वेक्टर r। तो अगर dl और r कैप वेक्टर पैरेलल हो गए तो इसका मतलब dl क्रॉस r कैप इज जीरो। जब भी दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट P पे जीरो होगा। सो इफ देयर इज ए पॉइंट on the line of current carrying straight wire, then magnetic field at that point is zero। रीजन कोई भी एलिमेंट्री पार्ट कट कीजिए तो उसके रिस्पेक्ट में जो पोजीशन वेक्टर है वेक्टर r और जो करंट एलिमेंट वेक्टर dl हो गए, तो dl वेक्टर और r वेक्टर दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। सो क्रॉस प्रोडक्ट इज जीरो। सो मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट इज जीरो। नाउ लेट अस टेक द केस ऑफ करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर अगेन, बट नाउ द पॉइंट इज नॉट on the axis of, on the line of current carrying wire. Now point is away। कि अगर ये एक करंट कैरिंग वायर है, स्ट्रेट वायर, तो now point P is not on this line, now point is somehow away, this side suppose। तो इस पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर, बट पॉइंट इज नॉट ऑन द लाइन, पॉइंट इज अवे फ्रॉम दिस वायर। तो अगेन एक करंट कैरिंग वायर में से एक स्मॉल सा पोर्शन कट करते हैं, एलिमेंट्री पार्ट। सो दिस एलिमेंट्री पार्ट वेक्टर इज वेक्टर dl। जो बॉयट-सेवर्स लॉ को अप्लाई करने का जो अप्रोच है उसी अप्रोच से आगे बढ़ते हैं। तो करंट कैरिंग वायर हो गए, इसका स्मॉल सा पार्ट वेक्टर dl हो गए, और पॉइंट P चूंकि वायर पे नहीं है, वायर से अवे है, तो इसके रिस्पेक्ट में ये इसके पोजीशन वेक्टर r, एंड दिस एंगल इज theta। तो now we have to derive the magnetic field at this point P। तो बॉयट-सेवर्स लॉ के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम लोग यहां पे dB का मैग्नीट्यूड देखते हैं क्या होता है। तो dB का मैग्नीट्यूड क्या था फार्मूला बॉयट-सेवर्स लॉ से? म्यू नॉट बाय 4 पाई, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट।
एंड देन आई dl sin थीटा बाय आर स्क्वायर, आई dl sin थीटा बाय आर स्क्वायर। इस dl के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो इस पॉइंट पे किधर बन रहा है, तो अगर हम लोगों ने थंब को रखा करंट के अलोंग, तो B का डायरेक्शन बन रहा है पॉइंट P पे इनटू द प्लेन। तो इस तरीके से जितने भी एलिमेंट्री पार्ट हैं, अगर हर किसी के डायरेक्शन को चेक किया जाए, अगर यहां पे एक एलिमेंट्री पार्ट ले, छोटे छोटे पार्ट को कट किया जाए, तो हर एलिमेंट्री पार्ट में करंट का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, तो राइट हैंड थंब को रखने से B का डायरेक्शन पॉइंट P पे क्या बन रहा है, इनवर्ड 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 इनवर्ड। इसका मतलब हर एलिमेंट्री पार्ट के B का डायरेक्शन सेम है। तो इसका मतलब जो नेट मैग्नेटिक फील्ड B होगा उसको हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं इंटीग्रेशन dB, क्योंकि हर dB का डायरेक्शन सेम है। अगर dB के डायरेक्शन अलग अलग होते तो फिर हमें उसके कंपोनेंट को लेके हमें देखना पड़ता नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या बन रहा है, लेकिन यहां पे हर dB का डायरेक्शन इनवर्ड है और B का डायरेक्शन भी इनवर्ड हो गए पॉइंट P पे। तो इसलिए B को हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं इंटीग्रेशन dB। सो इट इज इंटीग्रेशन म्यू नॉट बाय 4 पाई आई dl साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। तो फॉर्मेट पे तो हम लोग पहुंच चुके हैं कि मैग्नेटिक फील्ड B को कैलकुलेट कैसे करना है, लेकिन आगे का पार्ट है अब इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन में क्या रूल होते हैं कि जो कोई कांस्टेंट पार्ट है हम लोग उसको इंटीग्रेशन से बाहर कर लेते हैं और वेरिएबल पार्ट को अभी इंटीग्रेशन के अंदर ही रखना है। तो जो आपको कांस्टेंट इसमें दिख रहा है सबसे पहले उसको हम लोग बाहर करते हैं। तो म्यू नॉट बाय 4 पाई तो कांस्टेंट है बाहर, वायर में करंट I इसको भी बाहर कर सकते हैं, dl तो आपको वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन ही है, थीटा कांस्टेंट है या वेरिएबल, तो कैसे चेक करेंगे, तो अगर एलिमेंट्री पार्ट को इस जगह पे रखा जाए तो आप देख सकते हो यहां पे थीटा कुछ इस टाइप से बनेगा। अगर ऊपर चले गए थीटा का वैल्यू चेंज हो रहा है। तो अलग अलग लोकेशन के डीएल के लिए आप देख सकते हो थीटा के वैल्यू अलग अलग बनेंगे, यहां पे एंगल जो है वो चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब थीटा कांस्टेंट नहीं है, थीटा को हम लोग इंटीग्रेशन से बाहर नहीं निकाल सकते हैं। और आर पोजीशन वेक्टर उसका भी लेंथ चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब ना हम डीएल को बाहर कर सकते हैं, ना साइन थीटा को बाहर कर सकते हैं, ना आर को बाहर कर सकते हैं। तो अब समस्या यह है कि इंटीग्रेशन के अंदर आर एक वेरिएबल, थीटा अनदर वेरिएबल, डीएल अनदर वेरिएबल, तो नंबर ऑफ वेरिएबल ज्यादा है। तो जब तक ये सारे वेरिएबल को हम सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट नहीं करेंगे तब तक ये इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो अब ये सारे वेरिएबल को सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करने में हमें हेल्प कौन करेगा? तो मैथमेटिक्स में तो सोचना पड़ता है, लेकिन फिजिक्स में जो हमारा डायग्राम है वो डायग्राम से हमें पता चले